हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम यहाँ पे 11th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और 11th क्लास का जो फिजिक्स का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। अगर आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हो तो एनसीईआरटी बुक का जो सेकंड चैप्टर है वो हमारा क्या है, वो है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। और अगर आप एस.सी. वर्मा की बुक को फॉलो करते हो तो जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू द फिजिक्स, उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं उसे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में अगर आपने देखा होगा तो फर्स्ट चैप्टर उसका क्या है, फिजिकल वर्ल्ड, तो उसको हम छोड़ रहे हैं। बहुत बेसिक है तो उसे हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। वो जिस तरह से हम आगे पढ़ते जाएंगे, अलग अलग फार्मूले, अलग अलग डिफिनेशन और साइंटिस्ट के नाम, उनके इन्वेंशन, तो सारी चीज़ें कवर एक साथ हो जाएंगी वो फिजिकल वर्ल्ड में। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, जितनी चीज़ें हो सकेंगी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट जो टॉपिक है उसमें कई सारे टॉपिक्स आएंगे और उन टॉपिक्स को कवर करने में हमें कुछ 4-5 वीडियोस लग जाएंगे। हम पहले इनकी न्यूमेरिकल थ्योरी को समझेंगे, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर डिफरेंट एग्जाम्स में जैसे IIT JEE या नीट के एग्ज़ाम में जो आए हुए सॉल्व पेपर हैं, आए हुए सॉल्व क्वेश्चन हैं, उनसे हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ फिजिक्स के बारे में कि फ़िज़िक्स है क्या। आपको पहले से पता है, मुझे पता है कि आप पहले से जानते हो फिज़िक्स के बारे में कि फ़िज़िक्स है क्या, लेकिन आपने जो जूनियर क्लासेस में पढ़ा है उसको मैं एक बार रिवाइज आपको करा देना चाहता हूँ। तो आपने यहाँ पे लिखना है व्हाट इज़ फिजिक्स। व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स का डिफिनेशन क्या है, आपने जब अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे फिजिक्स का डिफिनेशन। फिजिक्स का डिफिनेशन क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। ठीक है, इसी डिफिनेशन को हम दूसरे तरीके से भी कई किताब में पढ़ते हैं कि फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड द नेचुरल फिनोमेनन। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा डिफिनेशन लेते हैं। हमें कॉन्सेप्ट समझना है, उस कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम वापस से यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक पे चलेंगे। हमने कहा फिजिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ठीक है, इट्स लॉ, ये बात करेंगे अपन कि फिजिक्स है क्या। इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। इसके अंदर जो लॉ आते हैं, यानी कि नेचर में जो चीज़ें हो रही हैं वो हमें पढ़ना है और उस जिस लॉ पे बेस्ड हैं, जो नेचर में जो चीज़ें हो रही हैं वो किसी ना किसी लॉ पे बेस्ड हैं, उस लॉ को हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो फिजिक्स अपने आप को डिफाइन करता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। इसके अंदर जो लॉज हैं वो अपन को पढ़ना है, हमें पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे कि नेचुरल फिनोमेनन कौन से, या नेचर, स्टडी ऑफ नेचर का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए कि आप एग्जांपल लेते हैं और आप कहते हो कि दिस इज सन और इसके ऑर्बिट में चारों तरफ अर्थ जो है वो रोटेट हो रहा है। अर्थ में, इसके ऑर्बिट में चारों तरफ रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। और अगर आप अर्थ की और मून के संदर्भ में बात करें, अगर इन दोनों के केस में बात करें, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे मून लिया है, चांद लिया है, तो ये क्या कर रहा है, ये इस ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है ना। तो ये इस ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है और अर्थ जो है वो सन के रिस्पेक्ट में इस ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है। तो ये क्या हुआ, फिजिकल फिनोमेना। ये किसी न किसी लॉ पर डिपेंड है, वो लॉ हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका सेब का गिरना, किसी आपने पेड़ का एग्जांपल लिया, सेब का पेड़ गया और वहाँ से सेब जो है नीचे की तरफ टूटने के बाद नीचे गिर रहा है। ये क्यों नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, इसके पीछे भी लॉ है। तो वही कहा गया, जो नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं वो किसी न किसी लॉ के कारण हो रहा है और वही लॉ को हमें यहाँ पे पढ़ना है। वही लॉ को जो पढ़ना है वही हमारा फिजिक्स है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई फिजिक्स के बारे में। अब जैसे कि एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं कि फुल मून नाइट में जब चांदनी रात होती है, मतलब तो जो समुद्र का पानी है वो हाई टाइड, उसकी लहरें बहुत ऊंची ऊंची होती हैं। क्यों होती हैं,
ठीक है। इसके पीछे भी साइंस है, इसकी फिजिक्स पीछे भी फिजिक्स है, तो उसे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिजिक्स के अंदर आ जाएगी। तो मैं फिर से बता दूं आपको फिजिक्स को डिफाइन आप कैसे करोगे। फिजिक्स एक्चुअली पसीना थोड़ा मुझे को ज़्यादा आता है, तो बीच बीच में मुझे पूछना होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आप कह सकते हो कि फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, ठीक है। यहाँ से हम क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट में आने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम पढ़ लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी है क्या? आपने यहाँ पे एक टर्म लिखा फिजिकल क्वांटिटी, आपने ये टर्म लिखा। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे? देखिए, जो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स इज द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी को किसी एक जो फिजिकल इफेक्ट्स हो रहे हैं, फिर से मैं समझा रहा हूँ, फिजिक्स इज द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स इज द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और जो फिजिकल इफेक्ट्स हो रहे हैं, वो उस टर्म को जो डिफाइन करता है, वो टर्म जो है, वो जो फिजिकल इफेक्ट को डिफाइन करने वाला टर्म है, वो है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए आप? नहीं समझे? जो फिजिकल इफेक्ट्स हैं, ठीक है ना, जो फिजिकल इफेक्ट्स हैं उसे जो डिफाइन कर, उस जो टर्म डिफाइन कर रहा है, वो है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी कहने का ये मतलब हुआ कि जिसे आप मेजर कर सको, जिसे आप क्वांटाइज्ड कर सको, 1 2 3 4 5 इस तरह से गिनती में दे सको। मान लीजिए कि आपके पास मास है, ठीक है, लेंथ है, ठीक है, टाइम है, तो इसे आप क्या कर सकते हो? इसे आप फिजिकल क्वांटिटी कहते हो। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको आप क्वांटिटी में लिखते हो, 2 kg, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 सेकेंड, इस तरीके से, है ना। बात समझ रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी जिससे आप क्वांटाइज कर सको, जिसको आप गिनती में उनको डिफाइन कर सको, 1 2 3 4 5 6 जो टर्म आएंगे वो हमारा क्या आएगा? फिजिकल क्वांटिटी आएगा, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी तो मास, लेंथ और टाइम, हमने कुछ बेसिक्स एग्जांपल लिए हैं, मास, लेंथ और टाइम, हमने कहा कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी कौन सा नहीं है? कौन सा टर्म ऐसा जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप क्या कहोगे? आप ये कह सकते हो लव, केयर, ठीक है, या फिर दुश्मनी, है ना। आपकी माँ आपसे कितना प्यार करती है, ठीक है, आपकी माँ आपसे कितना प्यार करती है। आप अपने दोस्त की कितनी केयर करते हो। आपकी माँ आपसे कितना प्यार करती है, आपका दोस्त आपका कितना केयर करता है, आपको फलने से कितनी दुश्मनी है, उस इंसान से कितनी दुश्मनी है। समझ रहे हैं आप? तो आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो, आप इसको नहीं बता सकते हो कि 2 kg, 5 kg, 1 मीटर, 2 मीटर बता सकते हैं क्या? मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करते थे, मैं बोलूँगा 5 kg। हाँ, ये तो कोई डिफाइन करने का तरीका नहीं हुआ। तो इसको डिफाइन, ये जो जिसे आप डिफाइन नहीं कर पाते हो, जिसको आप क्वांटिटी में नहीं बता पाते हो, वो हमारा क्या हो गया? वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी आपके पास ये टर्म आ गया। अब सवाल ये आता है, फिजिकल क्वांटिटी को 2 तरीके से बांटा गया है, डिफाइन किया गया है, ठीक है। एक टर्म जो है हमारा है वो है, यहाँ पे देखिए फिजिकल क्वांटिटी में, फिजिकल क्वांटिटी को एक टर्म को कहा गया है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। दूसरे को कहा गया है डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। ये छोटा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर छोटा हो रहा होगा तो अगले वीडियो में मैं इसे बड़े लिखने की कोशिश करूँगा,
ठीक है। देखिए अब फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को मैंने आपको कहा जिसे आप मेजर कर सकते हो वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो इसे दो भाग में बांटा गया है, दो तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। एक है हमारा ये फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा जो हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी इसे आप डिफाइन कैसे करोगे? फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में आप कह सकते हो वैसा क्वांटिटी जो किसी दूसरे पर डिपेंड ही ना करे, वैसा क्वांटिटी जो किसी दूसरे पर डिपेंड ही नहीं करे, वो हमारा होगा फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी का डिफिनेशन में आप लिख सकते हो कि वैसी क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करे। ठीक है, अगर ये टर्म कहने का सेंस ये हो सकता है कि ये डिपेंड करे फंडामेंटल पे, डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड करे फंडामेंटल पे। अगर क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है तो वो हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा है? जो किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसकी डिफिनेशन में, छोटा आप एक टर्म लिख लो, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अदर। वैसी क्वांटिटी जो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अदर, किसी दूसरे पर डिपेंड ना करे। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अदर। या फिर आप इसे इस तरह से नहीं लिखो, आप इसके प्रॉपर डिफिनेशन ही लिखो। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो कि फंडामेंटल क्वांटिटी, द क्वांटिटी which not depend upon other quantity is known as fundamental quantity। और इसे आप कह सकते हो it depends upon other क्वांटिटीज़। ठीक है, आप इसे इस तरह से कह सकते हो कि फंडामेंटल क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी है जो कि किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे। और जहाँ की डिराइव्ड क्वांटिटी की हम बात करें, ये ऐसी क्वांटिटी है जो कि दूसरे पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है और कौन कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो आप बुक में देखोगे उसे 7 भागों में कहा गया कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 हैं? मैं यहीं पे लिखने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट मास, सेकंड लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ टेम्परेचर, सिक्स्थ लुमिनस इंटेंसिटी, और 7 जो है वो हमारा हो गया अमाउंट ऑफ मोल। ठीक है, ये जो 7 हैं वो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। अब इन्हीं 7 के साथ 2 टर्म और आता है, आप यहीं पे लिख लो इसको। फंडामेंटल क्वांटिटी में 2 सप्लीमेंट्री आते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। एक है हमारा आता है प्लेन एंगल, जिसे आपने सुन रखा है पहले ही। दूसरा आता है हमारा सॉलिड एंगल, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी में आप कौन कौन से कह रहे हो कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। मास है हमारा, टाइम है, टेम्परेचर है, मोल एवं अमाउंट ऑफ मोल है, लुमिनस इंटेंसिटी है। ये सारे जो हैं वो हमारे कौन से हो गए? वो हो गए हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी में 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और आते हैं, जिसे आप कहते हो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, अब बात करते हैं अपन डिराइव्ड क्वांटिटी की। देखिए, ये जो क्वांटिटीज़ हैं वो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मास की अगर बात करें तो अगर आप मास पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? किसी भी चीज़ का क्या कहते हैं कि मास निकालो, आप कहते हो 5 kg। तो यहाँ पे क्या है? केवल मास की हम बात कर रहे हैं।
यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, केवल मास की। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वांटिटी की बात करें, मान लीजिए कि एक छोटा एग्जांपल में लेते हैं, इसके हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूँ। यहाँ पे कहता हूँ वेलोसिटी। वेलोसिटी का डेफिनेशन आप जानते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी कि dx/dt। आप कहते हो, आप क्या कहते हो, आप कहते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, यहाँ पर टाइम की बात कर रहे हो, जबकि इसी टर्म को देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट जो यानी कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस यहाँ पे आप डिस्टेंस लिखो और यहाँ पे आप टाइम लिखो, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस आपने यहाँ पे लेंथ लिया है और यहाँ पे आपने टाइम, ठीक है। तो टाइम और डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। ये कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। यानी कि अगर हम वेलोसिटी की बात करें, ओवरऑल क्वांटिटी वेलोसिटी की बात करें, तो ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड कर रहा, सॉरी मतलब वेलोसिटी की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड कर रहा और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा, ठीक है। तो दो डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिफाइन कर रहे हैं, जबकि फंडामेंटल क्वांटिटी है किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से अपन बता सकते हो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, दो तरीके के होते हैं, आप इसको डिफाइन कर सकते हो। अब इसके बाद जो टर्म है वो है हमारा यूनिट। चलिए यूनिट के बारे में पढ़ते हैं हम। ये मेरा ये बोर्ड का यूनिट, जैसे कि आपको पता है कि फिजिक्स जो है वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। अभी आपने पढ़ा ना टॉपिक पे, जो हमारा जो टॉपिक है यूनिट, ठीक है। इसके पहले आपने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा, हम अब यूनिट की बात करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपने फिजिकल क्वांटिटी तो डिफाइन कर दिया कि ये जिसको मेजर कर सकें, और आपने कहा 7 तरीके के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। अब आप ये कहो कि यूनिट का मतलब क्या हुआ। अब जो फिजिकल क्वांटिटी को आप डिफाइन करोगे, ठीक है, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक आयरन लोहे का टुकड़ा रख दिया, ये एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है, ये टाइम हमने दिखा दिया, हमने कहा इसे 15, इसे कहा 15, इसे कहा 15, ये चीज़ें डिफाइन कर रहा। आपने कहा कि जिसको हम क्वांटिटी में डिफाइन कर सकें, ठीक है, जिसको हम क्वांटिटी में डिफाइन कर सकें वो हमारा हो गया फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी को ये टर्म ये नहीं बता पा रहा कि किसे डिफाइन कर रहा है, नहीं बता पा रहा ना, ये नहीं बता पा रहा है कि ये मास को डिफाइन कर रहा, ये नहीं बता पा रहा ये लेंथ को डिफाइन कर रहा, ये नहीं बता पा रहा ये टाइम को डिपेंड कर रहा। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिख दूं kg मीटर सेकंड, तो आप इसे देख के कह सकते हो कि अरे सर ये तो मास है, ये लेंथ है, ये टाइम है। यानी कि यूनिट जो है वो डिफाइन कर रहा मास, ठीक है, लेंथ, सेकंड, फिजिकल क्वांटिटी को अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा, मैं आपसे कहूँ कि कोई बच्चा 2 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है, या 4 घंटे से तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखते हो 4 आवर्स, ठीक है, 4 आवर्स। ये आवर्स जो है क्या है, ये यूनिट है किसका, टाइम का, ये यूनिट है किसका, टाइम का, ठीक है। टाइम का जो यूनिट है आवर्स, यूनिट का 4 टाइम्स, समझे आप, जो भी टाइम की यूनिट होगी उसका 4 टाइम्स ये इंसान पढ़ रहा है, और इसकी यूनिट क्या है, आवर है, इसकी यूनिट क्या है, आवर है, इतने घंटे पढ़ रहा है। अब बात समझ रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि कोई बच्चा 4 घंटे से पढ़ रहा है, 4 घंटा से पढ़ रहा है, तो 4 यहाँ पे घंटा क्या हो गया, टाइम की यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, घंटा, और घंटे का कितना टाइम्स, 4 टाइम्स वो पढ़ रहा है, ठीक है। तो यानी 4 घंटे से ये पढ़ रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपसे मैं कहूँ कि इसे यूनिट को बेटर समझने के लिए कि आप कहते हो कि कहीं पे कहते हो कि वो इंसान लंबा है और मैं नाटा हूँ, या मैं नाटा हूँ वो लंबा है, कोई पूछे आपसे कितने लंबे हो,
वो इंसान आपसे कितना लंबा है, तो आप इसे क्या बोलोगे? आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि 1 लंबा है। अगर आपने कहा 1 फीट लंबा है तो इजी टू अंडरस्टैंड है, इंसान, कोई भी इंसान आसानी से इसे समझ सकता है कि अच्छा 1 फीट लंबा है। बात आप समझ रहे हैं? 1 फीट लंबा है। अब मैं आपसे कहूँ कि मेरा वजन आपसे ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, तो ये तो डिफाइन करने का तरीका नहीं होगा ना मास को। तो मास को डिफाइन करने के लिए एक प्रॉपर यूनिट है जिसे आप कहते हो केजी, जिसे आप कहते हो केजी। अब बात आती है कि ठीक है, आपने तो इस तरीके से डिफाइन कर दिया, लेकिन कहीं कहीं आपने देखा होगा कोई चीज़ें सेंटीमीटर में भी मेजर किया होता है, पाउंड में भी मेजर किया हुआ होता है, ग्राम में भी मेजर किया होता है। उसका क्या फंडा है? उसका क्या फंडा है? ठीक है, तो पहले क्या था, जब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं बना था, ऐसा यूनिट का नहीं बना था, तो उसके पहले अलग अलग देश में या फिर अलग अलग लोकेशन में अलग अलग तरीके से लोग मेजर करते थे या फिर उन्होंने डिफाइन कर दिया था। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप इंग्लैंड की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे जो सिस्टम था वो हमारा क्या था? FPS, F फॉर फीट, P फॉर पाउंड और ये सेकंड। ठीक है, फीट क्या हो गया? लेंथ की बात कर रहे हैं हम, पाउंड मास की बात कर रहे हैं, सेकंड टाइम की बात कर रहे हैं। एक तो ये सिस्टम था FPS सिस्टम। जैसे कि आज भी आप केक लेने जाते हो तो कहते हो 2 पाउंड का केक चाहिए, किसी बर्थडे में किसी के बर्थडे सेलिब्रेट करना कहते हो 2 पाउंड का केक चाहिए। तो पाउंड आप उसकी मास उसको बता रहे हो, मतलब केक में आज तक हम ये नहीं कहते 1 kg का केक चाहिए, 2 kg का केक चाहिए। होता है, ऐसा भी होता है, दुकान में इस तरह से भी आप ऑर्डर दे सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर कह रहे हो 1 पाउंड। तो पाउंड क्या डिफाइन कर रहा? मास को डिफाइन कर रहा। सेकंड क्या डिफाइन कर रहा? टाइम को डिफाइन कर रहा। F फीट क्या डिफाइन कर रहा? लेंथ को डिफाइन कर रहा है। तो ये एक सिस्टम हो गया। दूसरा सिस्टम हमारा जो था वो था हमारा CGS सिस्टम। CGS सिस्टम, यहाँ पर भी जो फर्स्ट टर्म है वो लेंथ को डिफाइन कर रहा, सेकंड टर्म जो है वो मास को डिफाइन कर रहा और थर्ड टर्म जो है वो टाइम को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था हमारा? पहला सेंटीमीटर, सेकंड ग्राम और थर्ड सेकंड। आप समझ गए? तो ये क्या था कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड की बात हो रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा छोटा यूनिट हो गया। ये इंग्लैंड वालों ने, फ्रेंच वालों ने, जर्मन वालों ने इस तरह के यूनिट्स का वो इस तरह से अपने यूनिट को डिफाइन किया करते थे। ठीक है, हमारे के यहाँ तो पुराने समय में क्या चलता था? 1 गज दे दो, 2 गज दे दो, 1 हाथ कपड़ा दे दो, 2 हाथ कपड़े दे दो। ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट आने से पहले की कहानी मैं बता रहा हूँ, इन्होंने कहा कि CGS सिस्टम है। एक इसके बाद और सिस्टम आया, वो क्या था हमारा? MKS सिस्टम। M फॉर मीटर, क्या डिफाइन कर रहा? लेंथ को डिफाइन कर रहा। K फॉर kg, मास को डिफाइन कर रहा। और S जो है वो टाइम, सेकंड की, तो ये टाइम की यूनिट को बता रहा। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम थे। ठीक है, अलग अलग लोकेशन पे जाओ तो अलग अलग तरीके से आप चीज़ों को मेजर कर रहे थे, लेकिन ये बात कुछ पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्ट करने लायक थी नहीं। ठीक है, वर्ल्ड टाइप पे पूरे एक्सेप्ट करने लायक थी नहीं। तो क्या किया गया कि एक सिस्टम बनाया गया। क्या किया गया कि एक सिस्टम बनाया गया, उसका नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको आप SI यूनिट कहते हो, है ना। तो इसको बनाता कौन है? सवाल ये हो सकता है ना कि सर इसको बनाता कौन है? तो इसके लिए एक संस्था है, आप एक जनरल नॉलेज के टर्म में इसको आप अपने पास रख सकते हो कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, जनरल कॉन्फ्रेंस GCWM। तो इसी अथॉरिटी देगा कि आप इंटरनेशनल यूनिट को डिफाइन करो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि मीटिंग बुलाते हैं, वहाँ जो फैसला होता है उसे पब्लिश करते हैं जर्नल्स में, और वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होता है, वो यूनिट हो जाती है।
बात समझ में आई? ठीक है, तो अब उसी टर्म में जब इनका वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने कहा कि नहीं है, ये चीज़ें तो ठीक है अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने प्रांत में, अपने अपने कंट्री में, दिस इज एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, तो उन्होंने एक अलग सिस्टम बनाया जिसे आप एसआई यूनिट कहते हो, जिसे आप एसआई यूनिट कहते हो। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। अब वो क्या है वो यहां पे देखते हैं हम। एसआई यूनिट की बात करते हैं तो पहले अपन लिखते हैं कि चलो ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है। हमने कहा फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है, फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी है। पहला हमने कहा मास, ठीक है, ये क्वांटिटी हो गई। यूनिट इसका क्या है स्टैंडर्ड लेवल पे, ठीक है, और इसके सिंबल क्या है। तो मास को कहा गया किलोग्राम, किलोग्राम, और इसका सिंबल क्या है केजी। ठीक है, सेकंड टर्म जो है वो है हमारा लेंथ। लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा इंटरनेशनल दिया गया वो दिया गया मीटर, जिसे आप कहते हो एम शॉर्ट फॉर्म में। थर्ड जो है वो हमारा टाइम, टाइम का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट कह लो आप, एसआई यूनिट जो है वो है हमारा सेकेंड, जिसे आप स्मॉल एस कहते हो। फोर्थ जो है वो है क्या इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसे जो दिया गया एम्पियर, इसे आपने ए कहा। फिफ्थ जो है वो है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर इसका जो है केल्विन, आपने के कहा। ये एसआई यूनिट है और ये इसके सिंबल है, बात समझ रहे हो आप। ये एसआई यूनिट है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी हमने लिया, उसके एसआई यूनिट को लिखा और उसके सिंबल को लिख रहे हैं। ये सिंबल हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। अब ये टर्म जो है सिक्स जो है वो हो गया हमारा लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, और साथ में यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ अमाउंट ऑफ मोल, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ मोल। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला आया, कैंडिला, और अमाउंट ऑफ मोल के लिए मोल आया, जिसे अपन कहते हैं मोल, ठीक है। इस तरीके से आपने यूनिट को डिफाइन कर दिया। आपने कहा, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, आप कहते हो फंडामेंटल यूनिट, यूनिट और सिंबल की बात करते हो। फंडामेंटल यूनिट में कहते हो कि 7 तरीके के फंडामेंटल यूनिट है, मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, लुमिनस इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ द मोल है, ठीक है। इसके लिए जो है यूनिट है केजी है, मीटर है, सेकंड है, ठीक है, एम्पियर करंट के लिए, टेम्परेचर के लिए केल्विन, कैंडिला, मोल, और इसके सिंबल जो हैं, हम इन सिंबल पे कंसंट्रेट करेंगे, हम इन सिंबल का यूज करना है, इन सिंबल का यूज करना है, ठीक है। अब इसके बाद 2 टर्म और आते हैं, जैसे कि आपने कहा था, आपने पहले ही पढ़ रखा है कि फंडामेंटल यूनिट के साथ साथ 2 और यूनिट हैं। कौन से हैं? फंडामेंटल यूनिट के साथ साथ 2 यूनिट और हैं, वो हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। उन कौन कौन से थे वो सप्लीमेंट्री यूनिट? पहला हमारा कौन सा क्या था? पहला हमारा था प्लेन एंगल, और दूसरा हमारा क्या था? सॉलिड एंगल। ये दोनों क्या थे? ये दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है, ये दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट थे। अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की बात करेंगे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की बात करेंगे। प्लेन एंगल में आप जानते हो कि मान लीजिए कि हमने इस तरीके का कोई कटिंग लिया,
और हमने कहा ये लेंथ जो है वो हमारा dl है, ये हमारा r है, ये हमारा d थीटा है। किसी भी प्लेन पे इसी प्लेन पे हमने कट किया, ये लाइन खींचा, ये लाइन, और ये पूछना ये एंगल कितना है, तो आप कहते हो सर थीटा इक्वल टू dl/r। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लेन एंगल। किसी भी प्लेन पे अगर आप एंगल मेजर कर रहे हो, किसी भी प्लेन पे जो एंगल आप मेजर कर रहे हो, ये क्या था हमारा आर्क लेंथ, ये हमारा क्या है रेडियस, तो ये जो मेजर कर रहे हो वो हमारा क्या हो गया प्लेन एंगल। जबकि हम सॉलिड एंगल किस तरह से मेजर करते हैं, मान लीजिए कि आपने एक पीस ऑफ पेपर लिया और उसे आपने फोल्ड कर दिया तो वो कोन का शेप ले लिया, शंकु का आकार का। तो शंकु आकार में आपने कहा कि आपने कुछ इस तरीके से का ठीक है, आपने इस तरीके का ड्रॉ कर लिया कि एक पेपर लेके उसे आपने कोन बना लिया, और कोन बनाने के बाद आपने कहा ये एंगल फाइंड करो, जबकि इसका एंगल जो है हमारा DA है, ये जो लेंथ है वो L है ना। तो यहाँ पे जो एंगल ये एंगल है ना, उसे जो फाइंड करेंगे आप, वो हमारा क्या होगा सॉलिड एंगल। आप समझ रहे हो, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ सॉलिड एंगल क्या हो गया। सॉलिड एंगल मतलब आपने मान लीजिए कि आपने एक पीस ऑफ पेपर लिया और उससे किसी पॉइंट पे, उसके मिड पॉइंट पे पकड़ के उसे आपने रोटेट कर दिया, तो ये जो ऊपर का एरिया हुआ, ठीक है। मैं अब बोलता हूँ आपसे फिर से, ठीक है, इसे हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि आपने पीस ऑफ पेपर लिया और ऐसे ही समझते हैं, इसे आपने इस तरीके से रोटेट कर दिया, तो ये जो एंगल है, ये एंगल इस तरीके का बनेगा, ना गोल सा। मान लीजिए कि इस पॉइंट पे छोटा गोल, उसके ऊपर बड़ा गोल, उसके ऊपर और बड़ा गोल, इस पे आओगे तो पूरी एरिया। तो ये जो एंगल है ना, वो हमारा क्या सॉलिड एंगल। ये सॉलिड शेप में एंगल जो हो गया सॉलिड एंगल। ये एंगल प्लेन में है तो ये हो गया प्लेन एंगल। यहाँ तक क्लियर है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इनका जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है, जिस तरह से इनका यूनिट था उस तरह से इनका भी यूनिट होगा। जिस तरह से आपने इनकी यूनिट डिफाइन करी थी फंडामेंटल यूनिट की, उस तरह से परमानेंट यूनिट की क्या है। प्लेन एंगल की बात करें तो ये जो टर्म है हमारा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो हमारा क्या है रेडियन, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो स्टार रेडियन, इसको आप SR से दिखाते हो और रेडियन को RAD कहते हो, ठीक है। ये तो यानी कि दो टर्म अगर आपको यहाँ पे और जोड़ना पड़े तो आप कह सकते हो प्लेन एंगल के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए स्टार रेडियन। बात आ गई समझ में। अब अपने यहाँ पे हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे डिराइव्ड के बारे में। डिराइव्ड के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर किसी अलग क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। जबकि फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में आपको क्या पता है, फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पता है कि वैसी क्वांटिटी जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना करे, वो हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होते हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो डिराइव्ड क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो वैसी क्वांटिटी जो किसी दूसरे पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए अपन बात करते हैं वेलोसिटी की, जो कि एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था। वेलोसिटी इक्वल्स टू लिखते हो आप डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन की हम बात करें, तो ये वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। ये आपने पहले पढ़ रखा है। वेलोसिटी की बात करें तो ds/dt, अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो dv/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड है, ठीक है। तो
अगर फोर्स की बात करो, फोर्स की क्वांटिटी ले लेते हो, तो फोर्स का क्या होता है हमारा m इंटू ए, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंडेंट है, और मास तो ठीक है, मास तो फंडामेंटल है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो ऑलरेडी डिराइव्ड है। ये तो वैसे ओवरऑल तो ये डिराइव्ड ही है ना। मैं बस एक सिंपल एग्जांपल कर रहा हूँ, जिस तरह से यहाँ पे वेलोसिटी टर्म आया, तो ये डिराइव्ड है, ये फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल क्या है? डिस्टेंस है, टाइम है, मास है, ये सारी फंडामेंटल है। ये सारे डिराइव्ड चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। एक्सेलरेशन जो है डिराइव्ड है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये अकेला नहीं है, ये किसी दूसरे पर डिपेंड करता है। आप बात समझ रहे हो? ये किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, वैसी क्वांटिटी जो किसी और पे डिपेंड करे, कि वो अपने आप को खुद डिफाइन नहीं कर पा रही है, उसको अपने को डिफाइन करने के लिए किसी और दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। बात आई समझ में? तो ये तो यूनिट की बात थी कि आपने फंडामेंटल और डिराइव्ड के बारे में पढ़ा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, न्यूमेरिकल इस तरह से दे दिया जाए, जो कि AC वर्मा की किताब में है। AC वर्मा की किताब में आपने यहाँ पे देखा, जो सिस्टम ऑफ यूनिट में यूनिट को जो डिफाइन किया गया, कौन कौन से किया गया, यहाँ पे आप लिख लीजिए FPS, दूसरा हमारा क्या था CGS, तीसरा हमारा क्या था MKS, चौथा हमारा क्या था SI यूनिट, ठीक है, SI यूनिट। ये आपने पढ़ा, हम इसे यूज करते हैं। जो भी फार्मूला में यूनिट लगा रहे हैं आज की डेट में, हम इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसा नहीं है कि हम इसे फॉलो कर रहे हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं आएगा, इससे सवाल ही नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाता है कि 1 जूल इक्वल्स टू कितना, मान लीजिए x, ये x को आपको फाइंड करना है, कितना इंटू 1 ERG, अर्ग, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मान लीजिए जूल को और अर्ग को, ये जो है यूनिट SI यूनिट है, ये जूल जो है SI यूनिट है, और ये जो है CGS यूनिट है। फिर से, जूल जो है, जूल मतलब क्या हो गया? एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात करें। मान लीजिए कि आप अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो तो आप क्या लिखते हो mgh, ठीक है ना। इसका मान लो क्वांटिटी आया 5, तो 5 जूल लिखते हो, तो ये यूनिट की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर इसी चीज़ को CGS सिस्टम में लिखा जाए तो ERG लिखते हैं। बात समझ में? तो आपको ये x फाइंड करना है, कितना बराबर कितना, कितना बराबर कितना, ठीक है। तो आप SI यूनिट की बात करें, यानी कि 1 जूल की बात करें, जूल की बात करें, इक्वल्स टू, इस फार्मूला को लेते हैं हम, मास का 1 kg इंटू जी, क्या एक्सेलरेशन, जी क्या है एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो जी की यूनिट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू, अगर 1 जूल की बात करें और 1 मीटर हाइट है तो 1 जूल के बराबर हो जाएगा। 1 जूल के बराबर तब हो जाएगा जब 1 kg 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 1 मीटर इसकी हाइट है, तो ये हो गया 1 मीटर, यानी कि 1 जूल के बराबर। अगर इसके CGS सिस्टम की बात करें, CGS सिस्टम की बात करें 1 ERG, तो आप कह सकते हो सेंटीमीटर, ये क्या था सेंटीमीटर, ये क्या है ग्राम, और ये क्या है सेकंड, ठीक है। तो मास 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की बात करें तो यहाँ मीटर था, ऐसा यूनिट में मीटर यूनिट है, और CGS में क्या है सेंटीमीटर है, मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर रखा, और इंटू 1 सेंटीमीटर हाइट। बात आप समझ गए? जब ये SI यूनिट में आपने इसको लिखा, SI सिस्टम में लिखा, तो आपने 1 जूल बराबर कहा mgh, तो इसकी जो SI यूनिट में यूनिट है वो मेंशन कर दिया। जब आपने CGS सिस्टम में 1 ERG को लिखा, तो आपने लिखा 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 सेंटीमीटर, जो इसकी हाइट है, एक्सेलरेशन है और मास है, ठीक है। इन दोनों को हम डिवाइड दे देते हैं।
इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इसे आप यहाँ मीठा लो, ठीक है। यहाँ डिवाइड करते हैं, यहाँ लिखते हैं 1 जूल इक्वल्स टू 1 ERG, यानी कि 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर। अब ग्राम को केजी को, सेंटीमीटर को मीटर को, सेंटीमीटर को मीटर को चेंज कर देते हैं, है ना। तो इसे आपने चेंज करना है, ठीक है। तो आपने जो चेंज करके लिखा, आपने लिखा 1, इसे मिटाओ, 1 जूल डिवाइड बाय 1 ERG इक्वल्स टू 100, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, यही हुआ ना, ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 100, ठीक है, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर 1 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से कह सकते हो इन दोनों के बीच का रिलेशन जो हो गया वो हो गया 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 ERG इक्वल्स टू 3 2 5 2 7 10 टू द पावर 7। तो यानी कि 1 जूल 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 इंटू 1 ERG। तो x की वैल्यू कितनी है, ये 10 टू द पावर 7। बात समझ गए आप? ये चीज़ें भी आपको याद रखनी पड़ेगी।